स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का दोबारा से वो विंग्स से उड़ान चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पहले से हम लोग इस एग्ज़ाम को लेकर के एक पॉलिटी की सीरीज़ चालू कर चुके हैं, जिसमें हम 32 लेक्चर्स में हम लोग इस पूरे इंडियन पॉलिटी को टारगेट करने वाले हैं। जो कि मैंने बार बार कहा था कि अगर आप मेरे साथ रिलीजियसली से फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपके आने वाले जेके पीएसआई एग्ज़ाम जो कि 15 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसमें हिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। जिस तरीके से कंसेप्ट और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम लोग हर एक लेक्चर के बाद, ताकि आप लोगों की एक रिवीजन भी हो सके साथ में। ठीक है, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज हम लोग। तो जैसे कि मैंने पहले कहानियों की तरह बताया हुआ था आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत ही एक स्टोरी टेलिंग की तरह बताया है और बहुत आसानी होगी आपको इसके क्वेश्चंस में डील करने के लिए। वो कैसे स्टोरी आपके काम आएगी वो अभी आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन को जिस तरह से हम लोग अटैम्प्ट करेंगे आप देखिएगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे याद आ जाएगी और सिर्फ वर्ड्स आपको कैसे याद आ जाएंगी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट जनरेटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था दोस्तों? याद होगा कि मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते गया। मतलब अब उसको बोल दिया गया था कि यार तुम सबसे बड़े राजा हो, तुम इंडिया के पूरे भारत के तुम किंग हो अब। तो उसकी पोजीशन को जो है वो एक अपलिफ्टमेंट दे दिया गया था। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और कौन थे ये हमारे? विलियम बेंटिक ये थे हमारे। याद होगा दोस्तों आपको, विलियम बेंटिक थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ। याद उससे बहुत आसानी होगी इसे समझने में। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन। ये याद रखिएगा दोस्तों, नॉट द प्रोविजन। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी सोच समझ करके मैंने आपके लिए बनाए हैं, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहे और सिर्फ वर्ड्स को पकड़ते हुए आप एक कहानी में एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नॉट द प्रोविजन, ये नॉट पर हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1858 से क्या याद है? क्राउन रूल। क्राउन रूल कब था? जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बोला गया था, जब से बोला गया था कि भाई तुम देश के राजा हो, अब तुम बंगाल के नहीं, अब तुम देश के राजा हो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जब क्राउन्स रूल चालू हुआ था 1858 दिमाग में जहाँ है तो याद करिएगा कि ये आपका क्राउन्स रूल था। ठीक है, ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलो, क्राउन रूल आया था जहाँ पे दुकान बंद हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब बस लॉजिकली देखिए, कॉमन सेंस से आपको समझ आ जाएगा अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो। इंडिया वॉज टू बी गवर्न इन द क्वींस नेम। ठीक है, अब ये है कि क्वींस मतलब क्राउन रूल आया था। क्राउन मतलब क्या होता है कि भाई टू द इन हर नेम ऑफ मेजेस्टी। मेजेस्टी कौन थी? इंग्लैंड की क्वीन थी हमेशा से। तो भाई ये तो ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ही बोला था कि भाई मेरे नाम पर ही सारे काम होंगे, ये तो सही है। द क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने बताया था ना कि इसी टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था। एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लग गया था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कराने लग गया था, जो कि नुमाइंदा कहाँ था? ब्रिटेन का नुमाइंदा था। और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको थी? डायरेक्ट रिपोर्टिंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सीधा क्राउन गवर्नमेंट को। तो भाई ये भी सही है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था। प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन सिविल सर्विस अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बिल्कुल भाई, ऐसा कहा गया कि भाई हमें नुमाइंदे चाहिए यहाँ के जो कि हमारा काम धाम कर सकें। 1813 में भी ये बात उठी थी कि इंडियन सिविल सर्विस को चालू कर सके, लेकिन होते 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 इंडियन 33 में बेसिकली ओपन कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विस के लिए। और जब 1858 में था तो गवर्नर जनरल से हटा करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में कंट्रोल दे दिया गया था इंडियन सिविल सर्विस का। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये भी वन ऑफ द इसका फीचर है इस एक्ट का। लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। The British Parliament was empowered to appoint a Governor General and the governors of the presidencies. The British Parliament was empowered to appoint a Governor General, okay, and the governors of the presidencies. नहीं, ये आपका 1858 का नहीं था। ये दूसरे एक्ट का आपका था, ये 1858 का नहीं था। मेरे ख्याल से ये आपका 1833 का, जी 1833 का ये आपका एक्ट था, जहाँ पर जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी, ठीक है, उनके पास था गवर्नर। ये स्टेटमेंट सही है, उनके पास था गवर्नर जनरल इलेक्ट करने का और गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज का। और ये किसके पास था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास था। ठीक है, तो ये चीज़ डी गलत हो गया आपका ऑप्शन। ये डी ऑप्शन सही तो है वैसे, लेकिन ये 1858 का नहीं है। इट्स नॉट ऑफ 1858, इट्स ऑफ डिफरेंट एक्ट। जैसे कि मेरे ख्याल से 1833 का था ये, 1833 का था ये जी।
गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसका था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट आउट है। When the division of powers was made into 3 categories for the first time and then became the later basis of the constitution। दोस्तों याद होगा कि पहले हमारे एक्ट में आया था, एक था ट्रांसफर्ड जो मैंने बताया था, एंड एक था रिजर्व्ड सब्जेक्ट, है ना। तो ये तो दो हुए सब्जेक्ट, और दोनों किसके अंडर कंट्रोल में थे? गवर्नर। ये दोनों गवर्नर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब गवर्नर के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मैंने समझाया था। एग्जीक्यूटिव वो है कि भाई 4 सिपाही थे जो गवर्नर के, ये 2 जो है ये लेजिस्लेटिव वो होते थे जो कि 2 लिखते थे, है ना, काम लिखते थे, और ये 2 जो थे सिपाही ये बाहर जाते थे, काम करके आते थे। तो एग्जीक्यूटिव वो हो गया जो काम करता है, और लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो काम बनाता है कि करना क्या है ना। तो ठीक है, याद कुछ आया? ट्रांसफर रिजर्व। लेकिन यहाँ पर है हमारा 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज मतलब क्या हुआ आपका? कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट थे। और याद होगा दोस्तों आपको कि ये 1935 में हुआ था। ये सिर्फ आपका 1935 में था, और 1935 फैक्ट ही दोस्तों आपका आज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए। तो बिना कुछ देरी किए हुए 1935 ही इसका आंसर है, क्योंकि 1858 में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसमें तो सिर्फ दुकान बंद हुई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात थी भाई बेसिकली, जो क्राउन रूल्स हमने पढ़ा अभी। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी ख़त्म हो जाता है। 1935 बचा, 1935 हो सकता है। 1919 तो ये तो 1935 के पहले था, जहाँ पर अब जा कर के इस चीज़ के बारे में बात किया गया था, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, है ना। तो इसको सेंट्रलाइजेशन नहीं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो 1919 में डिसेंट्रलाइजेशन की बात उठी थी, और 1935 में इसको कर दिया गया था। तो विदाउट एनी डाउट इसका आंसर 1935 है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ये सबसे पहले एक्ट है जो दोस्तों हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। चलिए आइए देखते हैं। इट डेजिग्नेटेड गवर्नर बंगाल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भाई इसमें गलत क्या है? सही बात है, गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। सही बात है, ये सही है। गवर्नर बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी वर मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। याद होगा दोस्तों, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि तीनों इंडिपेंडेंट हो गए थे एक दूसरे के। मैंने ये बोला था कि जो बंगाल के जो गवर्नर हैं, ही इज़ अ सुप्रीम नाउ, और मद्रास एंड बॉम्बे क्या है? सबऑर्डिनेट है। मतलब ये दोनों इसको रिपोर्टिंग करेंगे बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। हम वही कर रहे हैं दोस्तों जो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन ठीक था। प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एक मिनट तो इसका पॉइंटर बढ़ा देता हूँ दोस्तों। प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बारे में ये बात की गई थी। तो दोस्तों आपको ये याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो था, मैंने ये भी बताया था कि पहली बार इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किया गया था कलकत्ता में, सिर्फ कहने के लिए कि भाई एक लॉ फॉर्म डाल देते हैं जहाँ पे हम जिससे बाहर रहेंगे। ये कैसे याद आया आपको कुछ कि 1773 के बाद एक 1778 डीरेगुलेटिंग एक्ट आया था। डीरेगुलेटिंग एक्ट, इसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, माफ़ करिएगा, एक मिनट रुकिए। नहीं ये भी शायद होगा, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद 1773 के बाद आपका आया था फिर डीरेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, डीरेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉज है वो इन लोगों पे अप्लाई नहीं होंगे, वो इन लोगों पर अप्लाई नहीं होंगे। वो अप्लाई होंगे तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे होंगे, लेकिन ये लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट, ये इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किसका? गवर्नर जनरल बंगाल का, बॉम्बे का एंड मद्रास का, है ना। तो इसके बाद तो सही है ये तो फिर हमारा पॉइंट सही है बिल्कुल, कि भाई इसी टाइम में इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका गलत हुआ, ये सही हुआ। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन। तो दोस्तों ये भी सही था कि इसके बाद जो है आपका 1773 के बाद अब ब्रिटिश क्राउन को बताने लग गए थे, रिपोर्टिंग करने लग गए थे। ऐसा नहीं था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ चुका था। वो गया था कब? आपका 1858 में। लेकिन उससे पहले क्या चल रहा था कि रिपोर्टिंग चालू हो गई थी। अब जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, वो अब इन्वॉल्व होने लग गई थी यहाँ पर, इंडिया के मिलिट्री अफेयर्स को लेकर के, सिविल अफेयर्स को लेकर के, रेवेन्यू अफेयर्स को लेकर, इन सब में इन्वॉल्व होने लग गई थी। तो चलिए चौथा पॉइंट भी सही है। हमारा एक पॉइंट गलत है दोस्तों, सिर्फ 2, तो बचा क्या? 1, 3 एंड 4। इसका आंसर होगा सी। देखिए सी ही आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Consider the following features. It created a new office, Secretary of State for India, vested thus complete authority and control over Indian administration. बिल्कुल न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था. ठीक है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा किसमें बना था. आपको याद है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1858 की बात की थी, क्राउन्स रूल, है ना. बहुतों को शायद याद भी आ गया होगा. आई एक्सपेक्ट एंड आई होप. क्राउन्स रूल के टाइम में हमने बनाया था. क्राउन्स रूल के टाइम में 1858 था, जहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी चीज़ भी बनाई गई थी, है ना. तो भाई ठीक है, ये पॉइंट तो समझ आया हमें. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ इंडियन कैबिनेट. देखिए उस टाइम में तो इंडियन कैबिनेट था ही नहीं दोस्तों. 1858 के टाइम पे इंडिया तो कुछ था ही नहीं, कोई इंडियन कैबिनेट नामी कोई चीज़ ही नहीं थी. सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो तो काफ़ी बाद में आए थे. वो तो जो सत्येंद्र सिन्हा की बात है, सत्येंद्र सिन्हा, वो तो आपकी मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम में आए थे. तो वो तो काफ़ी लेट था आपका, वो तो अभी कोई समय ही नहीं था आने का इस चीज़ का, है ना. तो भाई ये तो गलत हो गया. इंडियन कैबिनेट का क्या, और बहुत ही अजीब सा साउंड नहीं होता आपको, इंडियन कैबिनेट. 1858 में जाओगे तो यार ये अभी भी आपका हुआ था यहाँ पर, रिवोल्ट हुआ था आपका, है ना. म्यूटनी रिवोल्ट हुआ था आपका, मंगल पांडे वगैरह का जो रिवोल्ट हुआ था. तो उस टाइम पे तो इंडियन कैबिनेट कुछ था ही नहीं यार, कुछ था ही नहीं फॉर्मेशन. ये तो वैसे ही बाहर. कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू दी, एक मिनट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. मैंने आपको बताया नुमाइंदा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन का नुमाइंदा था. तो सही लिखा है रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो सिर्फ सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड. द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट वॉज गिवन थ्रू द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. ठीक है, पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, ये मैंने आपको बताया था ना कि 1892 के बाद, मतलब क्राउन रूल से काफ़ी पहले, क्राउन रूल्स के काफ़ी बाद जब सत्येंद्र सिन्हा प्रसाद भी जो थे हमारे, उनसे भी पहले की बात कर रहा हूँ, कि डिस्कसिंग द बजट, मैंने डिस्कस आपको बताया था बीच में कि उनको सिर्फ इतनी पावर दी गई थी इंडियंस को, जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे. ठीक है, उनको बस इतना कहा गया था कि यार आप डिस्कस कर सकते हैं बजट, आप उस पर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आप कोई लॉ नहीं बना सकते हैं, आप कोई सजेशंस नहीं दे सकते हैं. आप देंगे भी सजेशंस का तो कोई सेंस नहीं होगा. ये वही टाइम था दोस्तों जब आपका गवर्नर का रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, ये था दोनों चीज़ें, सब्जेक्ट्स, है ना. तो इसका आंसर डायरेक्टली हो गया 1892 में हमें ये बोला गया था कि पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट. उसके बाद जाकर 1909 में जाकर के बजट का डिवीजन किया गया था और लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए थे कुछ इंडियंस को. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोड. मैंने बताया था ना कॉमन इलेक्ट्रोड मतलब कि हिंदू एंड मुस्लिम करने लग गया था जो. और मैंने आपको याद होगा अंताक्षरी बताई थी, अंताक्षरी बताई थी ना मैंने. खेलने आए थे, दो सरफिरे थे, लॉर्ड मॉर्ले एंड मिंटो, है ना. मैंने बताया था ना आपको, जिसने कहा था. तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड मिंटो आपका आंसर हो गया. विलियम बेंटिंग तो हो ही नहीं सकता है, लॉर्ड कैनिंग भी नहीं हो सकता है. बचे लॉर्ड मॉर्ले एंड मिंटो. और मिंटो जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पर, जो मैंने आपको बताया था. तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो. ठीक है, सिर्फ अंताक्षरी से आपको याद आ जाता है ये चीज़. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन डायरेक्टी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. डायरेक्टी मैंने बताया था कि भाई दो तरीके से डायरेक्टी क्या था, कंट्रोल था, ट्रांसफ़र एंड रिजर्व सब्जेक्ट, है ना. इससे तो बताया था मैंने आपको. तो चलिए आते देखते हैं. द ट्रांसफर वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, सही है भाई, हमारा ये बात तो सही है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था वो गवर्नर को दिया गया था, कंट्रोल में था. लेकिन रिजर्व जो था उसमें रिजर्व राइट्स थे गवर्नर के, किसके साथ, इनकी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के साथ. तो यहाँ पर तो सही कहा गया कि ट्रांसफर जो थे वो गवर्नर के थे भाई, विद द एड ऑफ लेजिस्लेटिव, क्योंकि ट्रांसफर में बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट्स रखे गए थे. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिया गया था क्योंकि वहाँ पर इंडियंस की थोड़ी सी अमाउंट थी, कुछ इंडियन प्रेजेंट थे. लेकिन जो एग्जीक्यूटिव था ना, इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स थे. इसीलिए जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और वो गवर्नर ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था. यहाँ पे थोड़े से इंडियंस थे, इसीलिए ट्रांसपोर्ट को डाल दिया गया था लेजिस्लेटिव. तो रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल. बिल्कुल सही है. तो इसके बोथ पॉइंट सही हो गए. तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस की, किसी ने मेरे पुराने लेक्चर देखें तो काफ़ी आसान होगा इसे समझने में ये चीज़. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. याद आया 1935 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने सारे फीचर्स लिए इससे, है ना. ठीक, मैंने आपको बताया था कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर
लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, बताया था मैंने आपको कि ये सब इसी टाइम पे बनाए गए थे। तो सही है भाई, बाइकॉमल रजिस्टर का मतलब यही होता है। अब ये बोला गया कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल ये वर्ड याद रखना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि अब जो थे प्रोविंसेस थे, जो स्टेट्स थे छोटे छोटे, प्रिंसली स्टेट थे या जो प्रोविंस थे, उनको आज़ादी दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से रूल्स बनाएं, थोड़ा आप अपने हिसाब से अपनी फेडरेशन बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी सही है। एक ऑल इंडिया फेडरेशन, आपको बताया नहीं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट के बाद कही गई थी, ये भी मैंने बताया था, ये भी सही है। लेकिन ये डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस ना, इसको एबॉलिश कर दिया गया था। अब क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स थे ना, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा, 3 सब्जेक्ट्स आ गए थे, डायरकी कोई सेंस ही नहीं है, वो तो पहले एंड हो गया था। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई ए गलत है, बाकी सब मतलब ए सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि पूछा गया कि नॉट अ फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि इन MCQ से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा या आपने थोड़ा सोचा समझा होगा जो मैं आपको बताना चाहा है। चलिए, तो आज का चैप्टर है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वही पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा था भाई? 1935 वाला। फेडरल अभी मैंने बताया आपको, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मैं आपको पहले ही हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1935 के जो भी फीचर्स थे बस ये थे, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज, मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से ले लेकर के हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है चीज़ें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, युवा हमने अमेरिका से क्या क्या लिया भाई? फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया, प्रीएम्बल लिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब दोस्तों निकालना। प्रेसिडेंट के, अगर कुछ प्रेसिडेंट ने गलत काम किए हैं हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ने, तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करना है कि इनको अब इनकी सीट से बाहर निकाला जाए। ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब वो होता है। और इम्पीचमेंट वर्ड जो है ये सिर्फ हम प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी और डिग्निटरी पोजीशन के लिए नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, पार्लियामेंट्री मॉडल जो है वो हमारा यूके से है, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है। कैबिनेट सिस्टम जो आज हमारे कंट्री में है, जो इंडियन कैबिनेट की बात की जा रही है अभी जो आपने पढ़ा, वो हमारा यूके से है। रिट जुरिसडिक्शन मतलब होता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं किसी चीज़ पे केस लड़ने जाऊँ तो वहाँ पर मेरे 3 रिट फाइल कर सकता हूँ मैं। हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, 4 तरीके कर सकता हूँ, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो एंड सर्टेरियो। ओके, ये 4 तरीके के जुरिडिक्शन होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है। ठीक है, DPSP हम लोगों ने कहाँ से लिया है भाई? DPSP हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है थोड़ी ना, कि DPSP क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि DPSP कहाँ से बोरो किया है, तो भाई आयरलैंड से किया है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका कहाँ से किया है, तो भाई आयरलैंड से किया है। ठीक है, वैसे ही कैनेडा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडरी पावर्स लिए हैं। रेसिडरी पावर्स मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के। ठीक है, MP एंड MLAs प्रिविलेजेस, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो हम लोगों ने प्रिविलेजेस मतलब कि कुछ पावर्स दे रखी है, कुछ अथॉरिटी दे रखी है हमने, है ना। ये हमने कनाडा से लिया है। फिर USSR रशिया से आपको याद रखना है कि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली है हमने। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है दोस्तों, याद आया कुछ जो मैंने बताया था? स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट का मैंने बताया था ना आपको कि 1935 में ये बनाया गया था। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से हम लोगों ने ऐड किया है? ये किया है हम लोगों ने रशिया से। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके सोर्सेज। इसको बस आपको थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, अब प्रेम्बल पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं हटा रहा हूँ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो आप लोगों को समझने में। अब हम लोग जाते हैं प्रेम्बल पर। तो इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन। देखिए प्रेम्बल क्या है दोस्तों, कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि भाई बना तो दिया सब कुछ, लेकिन पर्पस लिखना भी ज़रूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया क्यों ना, सेंस क्या है इसका, नीड क्या है। तो एक ये चीज़, जैसे कि हम लोग एक किताब बनाते हैं ना, एक बुक लिखते हैं, तो बुक से पहले हम इंट्रोडक्शन डालते हैं उस राइटर का, या किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को या इस बुक को लिखा है। तो आपने देखा कि हर बुक के पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, तो प्रियम्बल भी वही है कि हमारे एक इंट्रोडक्शन, एक प्रीफेस है कि भाई क्या क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ से आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्या कि इट हैज़ बीन अमेंडेड दैट 1976 में। जैसे दोस्तों पहले तो वर्ड्स आपके थे, सोशल वर्ड नहीं था, सेकुलर वर्ड नहीं था, इंटेग्रिटी वर्ड नहीं था। ठीक है,
तो 1976 में इन तीनों वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल में या जो इंट्रोडक्शन है उसमें ऐड किया गया, मतलब कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल पार्ट, ये केशवानंद भारती जो केस है, ये आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सेंस क्या था। लेकिन आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि जहाँ प्रियम्बल की बात हो वहाँ पे केशव नंदन भारती केस को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं हमारे प्रियम्बल में क्या है। सॉरी दोस्तों, इट्स प्रियम्बल, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? सॉवरेन था। सॉवरेन मतलब कि इंडिया जो है एक अपने आप में एक कंट्री जो है वो अपने आप में पावरफुल है, वो किसी के ऊपर किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ना तो वो किसी के पर डिपेंड करती है, ना किसी की डोमिनियन है, ना किसी का पार्ट है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट है। ये हो गया सॉवरेन मतलब। सोशलिस्ट मतलब कि भाई इक्वालिटी देनी है लोगों को, है ना, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डालना। ये इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम लोगों ने यूज़ किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब मिक्स्ड इकनॉमी, मतलब कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकनॉमी। सोशलिज्म मतलब कि सबके लिए सोचना, ठीक है, एक यूनिफॉर्म लेबर लॉज रहे सबके लिए, मतलब गरीबों के लिए या जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डेमोक्रेटिक मैंने बताई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले ही, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, नॉट द हेरिडेटरी। मतलब रिपब्लिक मतलब ये हुआ कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, वो इंटरनल पार्लियामेंट वोटिंग होता है। वोटिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और उस टाइम पर जब ये हमारा संविधान बना था तो वहाँ पर लिटरेसी रेट जो थी वो काफ़ी कम थी हमारी कंट्री की, जिसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे लॉ मेकर्स ने या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बना दिया कि एक पार्लियामेंट, एमपीज़ इनको चुनेंगे, एमएलएज भी चुनेंगे। या अभी हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन नहीं करता है। तो रिपब्लिक का मतलब ये हो गया, ठीक है। नॉट द हेरिडेटरी मतलब जैसे कि आपका ब्रिटेन है, वहाँ पर रानी ऑलरेडी है ना, उनकी फैमिली ही आ रही है, सबसे हाईएस्ट डिग्नेटरी पोजीशन वही है कंट्री की, वैसा नहीं है अपनी कंट्री में। जस्टिस पता है आपको कि हर तरीके से देना है भाई, इसमें तो इतना समझना ही नहीं है। लिबर्टी मतलब एक्सप्रेशन, बिलीफ, फोर्थ एंड वर्शिप, इन्हीं सब चीज़ों पे दोस्तों हमारे आर्टिकल्स भी बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स बनाए गए। लिबर्टी मतलब कि आपको आज़ादी है, लेकिन कंट्रोल्ड लिबर्टी, मतलब आपकी आज़ादी किसी और के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो ये प्रियम्बल में हमारा लिखा गया है कि रिफ्लेक्ट्स वाइडर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप्स। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये है दोस्तों इक्वालिटी, समझ ही आ रहा है, इसे तो सीधा ही समझ आ रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है भाई, ठीक है। आर्टिकल भी डाल रखा है हम लोगों ने। आर्टिकल कौन सा डाल रखा है हम लोगों ने? आर्टिकल 14 डाल रखा है, आर्टिकल 17 डाल रखा है हम लोगों ने, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी का, है ना। फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, पता ही है आपको। ये आपका बेसिकली कहाँ से आया दोस्तों? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपका आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये वर्ड्स फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, है ना, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोगों ने गेन किया था, ठीक है। चलिए अब एक हम लोग बात करते हैं कि आज आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। और ये आर्टिकल्स कौन से हैं दोस्तों? ये हैं आपके यूनियन एंड टेरिटरीज़ के। तो एक चैप्टर इसमें मैंने ऐड कर दिया है, दिस इज़ यूनियन एंड टेरिटरी। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है पेपर को लेकर के। तो आर्टिकल 1 to 4 भाई हमारा क्या कहता है, ठीक है, आइए देखते हैं। पहला आर्टिकल है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई इंडिया दैट इज़ भारत, हिंदी वर्ड भी यूज़ हुआ है आपके आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 1 आपका ये कहता है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक है, वो आपका ये कहता है अबाउट यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है कि इंडिया की जो कंट्रीज़ हैं या जो उसके स्टेट्स हैं वो हमारे पास है, या मतलब जिसको हम एक्वायर कर भी सकते हैं, मतलब जंग से जीत भी सकते हैं, या अपनी मर्जी से किसी और कंट्री को दे भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ये दोस्तों, रीज़न वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भी वही हुआ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी मतलब वही हुआ, लेकिन डिफरेंस दोस्तों वर्ड्स का है। वर्ड्स एज इन लाइक यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रेफर किया गया फेडरेशन स्टेट्स बिकॉज यहाँ पर ऐसा था कि जो जैसे कि हमारी आज़ादी हुई ना, तो जो भी स्टेट्स बने, डिविजन्स बने, स्टेट्स बने, वो सब किसी एक वो नहीं था, एक कागज़ पर साइन करके नहीं आए थे कि हम आपके साथ आ रहे हो तो हम कभी भी जा सकते हैं, नहीं। ये पहले से एक टेरिटरी, एक पूरा जो इंडिया लैंड था, ये एक पहले से एक यूनिटी या एक यूनियन अपने आप में था, एक टेरिटरी अपने आप में पूरी थी, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये था कि जैसे कि यूएस में है ना, कि क्या है कि सारे स्टेट्स आए हैं अपने हिसाब से कि हम आपसे एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हम आपके साथ आए और हम यूनाइटेड स्टेट्स कहलाएंगे एक साथ, लेकिन उनके पास ये भी राइट है कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। तभी दोस्तों वहाँ पे टू सिटीजनरी, मतलब दो आपके आईडीज़ होती हैं,
एक स्टेट का एंड वन ऑफ यूएस। ये दोनों आईडीज़ होती हैं वहाँ पर, सिटीजन कार्ड्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। वही सीसीड मतलब कि कोई जा नहीं सकता छोड़ करके इंडिया से, क्योंकि कोई एग्रीमेंट करके नहीं आया, ये पहले से ही एक था, एक पूरा एक पीस ऑफ लैंड था, तो कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आया, ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि भाई जो भी लॉ बनाएंगे न्यू स्टेट्स के लिए, उसको हम लोग मतलब जो भी नए स्टेट्स को अगर लाना चाहे वॉर से लाएँ तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं अपने अंदर और उसको लॉ बना सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल 3 हमारी बात करता है कि हम किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। किसी भी नए स्टेट को, पुराने स्टेट को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। या 2 स्टेट को बना करके एक स्टेट बना दें, या एक स्टेट को काट के 2 स्टेट बना दें, है ना। तो ये वाला हिसाब कहा गया आर्टिकल 3 में, और ये है डिमिनिश द एरिया और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। अब दूसरा जो दोस्तों है आर्टिकल 3 के बाद, वो इसमें ये भी कहा जाता है कि प्रोसेस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और मेकिंग चेंज इन एरिया। अब जैसे कि किसी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका नया स्टेट बनाना है ना, तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। हर बार नहीं, ये ऑलरेडी एक मतलब एक पहले से होता है, एक प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब पहले ही मेंशन है कि प्रेसिडेंट पहले ही बोल चुका होता है कि इन मैटर्स पर मैं दे चुका हूँ, तो आप शुरू कर सकते हैं अपनी लॉ मेकिंग प्रोसेस को, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल रेफर द मैटर टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन। प्रेसिडेंट पूछ सकता है स्टेट से जहाँ पर वो डिवाइड कर रहे हैं या एक नया स्टेट बना रहे हैं कि भाई आपको मंजूर है ये चीज़। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ भी बोले, करना तो हमें ही, लेकिन फिर भी एक जानने के लिए, क्योंकि फेडरेशन है, फेडरल फ्यूचर है हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम पूछने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो इट्स रिक्वायर्ड टू गिव इट्स ओपिनियन विद स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट और एनी एक्सटेंडेड टाइम लिमिट। इफ डजंट प्रोवाइड इट्स व्यू विद इन द टाइम लिमिट और कॉन्ट्रेरी आफ्टर एक्सपायरमेंट, बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस। जरूरी नहीं है। और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन, मतलब कुछ भी बोले स्टेट, बस राय जाननी थी, जरूरी नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वैसा ही करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीतता है इन दफ़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स उसी की होती है ना पार्लियामेंट में। आर्टिकल 4 हमारा दोस्तों ये कहता है कि जो भी शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, हम शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 368 भी पढ़ेंगे। ये बस एक अमेंडमेंट प्रोसीजर है, एक लॉ है जिस आर्टिकल से हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत ईजी है, समझा दूँगा आने वाले लेक्चर्स में। आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है कि भाई जो भी हमने ये सारी आर्टिकल 1, 2, 3 की जो लॉज है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन पे लॉज इम्प्लाई कर दे। मतलब जो भी इसमें जिस तरीके से भी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट होगा या बनाया जाएगा या तोड़ा जाएगा, पार्लियामेंट इसके लिए एप्लीकेबल कोई भी लॉ बना सकता है और सिटीजन्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। बस ये आर्टिकल 4 कहता है आपकी बात। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये दोनों चैप्टर हमारे दोस्तों ख़त्म हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। MCQ से रिवीजन जो हम लोगों ने की है काफ़ी यूज़फुल होगा, और दोस्तों बने रहे मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। मिलते हैं अगले बार एक नेक्स्ट सेशन में। जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए दोस्तों।